अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पब्लिक न्यूज रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले बात करेंगे कि आर्मी चीफ ने करतारपुर कॉरिडोर के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की और ISPR का यह बताना है कि आर्मी चीफ ने कहा कि कॉरिडोर अमन की जानिब कदम है, खित्ते को इसकी जरूरत थी। सरहद पर मौजूद बाढ़ किसी भी रियासत के अंदर गैर कानूनी दाखिले को रोकती है। आर्मी चीफ कॉरिडोर और दरवाजे कानूनी हैसियत आमद और रफ्त के लिए आर्मी चीफ का यह कहना था और उन्होंने ये कहा कि यही कानून हमारे तमाम हमसाया ममालिक में है। भारतीय मीडिया आर्मी चीफ गोपाल चावला से मुलाकात पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। आर्मी चीफ को शनाख्त करके मुलाकात नहीं करते। सलमान अली आवान से मजीद तफसील जानेंगे। सलमान, ISPR का आर्मी चीफ के बयानात क्या मजीद बताना है? जी बिल्कुल, आज एक इंतहाई अहम तकरीब थी जो करतारपुर बॉर्डर पर हुई, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी मौजूद थे। 70 साल बाद एक ऐसा तारीखी मौका आया था जो पाकिस्तान और भारत की तारीख में इससे पहला नहीं था और इस तारीखी इवेंट पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहां मौजूद थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करतारपुर कॉरिडोर जो है उसकी इफ्तिताही तकरीब को इंतहाई खुशाइन करार दिया और उन्होंने उससे कहा कि एक अमन की तरफ, एक मुस्तकिल और पायदार अमन की जानिब एक कदम है जिसकी खित्ते को बहुत शदीद जरूरत थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि कोई भी खुद मुख्तार रियासत जो होती है वो अपनी सरहद पर खारदार तारें या दरवाजे वगैरह जो है वो किसी भी किस्म की इल्लीगल या गैर कानूनी नकलो हरकत जो है उसको रोकने के लिए लगाती है। अगर सरहदों पर दरवाजे बनते हैं, कॉरिडोर्स बनती हैं, तो वो यकीनन एक पुरंद मकासद के लिए होती हैं, जिसका भारत समेत पूरी दुनिया को जो है एक मुरवजा कानून है कि दरवाजे और कॉरिडोर्स जब बनती हैं तो इसका मतलब होता है कि एक हम अमन की राह की जानिब गामजन है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मौके को, इस इवेंट को इंतहाई तारीखी करार दिया और उनका कहना था कि ये अमन की जानिब कदम है। दूसरी जानिब जो भारतीय मीडिया, उसके हवाले से भी DG ISPR ने ट्वीट किया कि उसने एक इंतहाई तंग नजरी का मुजाहरा किया। एक पाकिस्तान ने जो इंतहाई अहम कदम लिया था, पाकिस्तान ने अमन की जानिब पहल की थी, पाकिस्तान ने अमन की जानिब बढ़ते हुए ये कॉरिडोर खोली। इस कॉरिडोर को खोलने का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था और उस आज ऐलान के ऊपर पाकिस्तान ने एक अमली कदम भी उठाया, लेकिन भारतीय मीडिया इस मौके पर भी अपने जो एक मनफी प्रोपेगेंडा है उससे बाज नहीं आया और आर्मी चीफ की जो एक मुलाकात है उसको बुनियाद बनाकर भारतीय मीडिया ने आज भी एक मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा किया। तकरीब में जो मौजूद थे सरदार गोपाल चावला, जिनको खालिस्तान नवाज समझा जाता है, जो कि सिखों की एक आज़ाद रियासत खालिस्तान के बहुत बड़े हामी समझे जाते हैं, उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुसाफे को जो है एक बुनियाद बनाया गया और बात का बतंगड़ बनाया गया। उनकी मुलाकात को, उनके मुसाफे को जो यकीनन चंद सेकंड्स का होगा, उसको स्क्रीन पर फोकस करके भारतीय मीडिया जो है वो एक शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है और साबित करने की कोशिश कर रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक प्रो खालिस्तान रहनुमा जो है सरदार गोपाल चावला से मुलाकात की। इस हवाले से जो है ISPR की तरफ से बड़ी दो टोक किस्म की वजाहत सामने आई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तकरीब में गए तो वहां पर मौजूद तमाम मेहमानों से फर्दन मिले और बिला इम्तियाज सबके साथ मुलाकात करते रहे। किसी को शनाख्त करके या किसी के साथ बतौर खास उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। एक पाकिस्तान ने अमन की तरफ जो एक कदम उठाया उसको किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे की भेंट जो है वो नहीं चढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान अली आवान, आप अपडेट कर रहे थे। ISPR का यह बयान सामने आया और ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज जब करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की तो वहां पर जो इत्तफाकिया मुलाकात उनकी सरदार गोपाल चावला से हो गई थी, उसका मतलब यह नहीं कि शनाख्त करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनको मिले थे। इसके अलावा आर्मी चीफ की बाकी स्टेटमेंट्स भी ISPR के थ्रू हमें पता चली। आर्मी चीफ ने आज कहा कि कॉरिडोर और दरवाजे कानूनी आमद और रफ्त के लिए होते हैं, यही कानून है और हमारे तमाम हमसाया ममालिक में यह कानून है। और उसके अलावा आर्मी चीफ का यह कहना था कि यह अमन की तरफ एक रास्ता खुला है और खित्ते को इसकी जरूरत थी और सरहद पर मौजूद जो बाढ़ है वो किसी भी रियासत के अंदर सिर्फ गैर कानूनी दाखिले को रोकने के लिए होती है। भारतीय मीडिया जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरदार गोपाल चावला से मुलाकात पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उस पर ISPR का यह कहना था कि आर्मी चीफ उस तकरीब में मौजूद एक शख्सियत को वैसे ही मिले, शनाख्त करके नहीं मिले। आर्मी चीफ लोगों को शनाख्त करके मुलाकात नहीं किया करते। आर्मी चीफ ने आज करतारपुर कॉरिडोर के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की और इस हवाले से जब उनकी स्टेटमेंट ISPR के मुताबिक सामने आई है वो ये आई कि आज जो करतारपुर का बॉर्डर कॉरिडोर बना है और इसका संगे बुनियाद रखा गया है, ये अमन की जानिब एक रास्ता है और पाकिस्तान ये चाहता है कि खित्ते में अमन हो और खित्ते की जरूरत भी यही है। और जहां तक मौजूद बाढ़, जो सरहद पर मौजूद बाढ़ है, उसका ताल्लुक है, उस हवाले से आर्मी चीफ का यह कहना था कि बाढ़ सिर्फ गैर कानूनी आमदो रफ्त को रोकने के लिए होती है और इसका कोई मकसद नहीं होता। रियासत के अंदर गैर कानूनी दाखिले को रोकना इस बाढ़ का मकसद है। जबकि आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कॉरिडोर और दरवाजे
इसीलिए बनते हैं कि कानूनी आमदोरफ्त हो, और यही कानून हमारे तमाम हमसाया ममालिक में है, और कॉरिडोर बनने से अमन का रास्ता खुलना चाहिए। खित्ते को इसकी जरूरत है, जबकि इसके अलावा आज की इस तमाम तकरीब को निशाना बनाए रखा भारतीय मीडिया ने। भारतीय मीडिया ने खास तौर पर यह मामला उठाया। एक तस्वीर सिर्फ वहां पर बहुत से लोगों से मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा ने, लेकिन सरदार गोपाल चावला से जो उन्होंने वहां पर मुलाकात की, जो खालिस्तान तहरीक के रूह रवां समझे जाते हैं और वहां पर अपने मजहबी मकाम पर वो इस मकसद के लिए शिरकत करने आए थे, उनसे भी मुलाकात हो गई आर्मी चीफ की। उस पर भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया भारतीय मीडिया ने, जिसका जवाब ISPR ने दिया। और ISPR का यह कहना था कि आर्मी चीफ किसी को शनाख्त करके मुलाकात नहीं करते, सिर्फ वहां पर मौजूद शख्सियात से तमाम से मुलाकात हुई, मुसाफा हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत इस पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दे, जबकि आर्मी चीफ का यह कहना था कि ये आज जो कदम उठाया गया है करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखने का, ये अमन की जानिब एक कदम है और खित्ते को इस कदम की जरूरत थी। जबकि बाढ़ जो सरहद पर लगी हुई है उसके हवाले से बात करते हुए आर्मी चीफ का यह कहना था कि वो सिर्फ गैर कानूनी आमदोरफ्त को रोकने के लिए होती है। तमाम हमसाया ममालिक के साथ यही कानून है। इसके अलावा जब कॉरिडोर और दरवाजे के हवाले से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कानूनी आमदोरफ्त के लिए ये कॉरिडोर और दरवाजे बनते हैं और अमन की तरफ ये एक रास्ता खोलेंगे। सलमान अली आवान, ब्यूरो इंचार्ज इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, भारतीय मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है सरदार गोपाल चावला से जो मुसाफा इत्तफाकन हुआ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का? जी बिल्कुल, भारतीय मीडिया जो है और भारत सरकार जो है उसकी यकीनन पॉलिसी को टो कर रहा है। भारतीय मीडिया जो है वो भारत सरकार की तरह इस अमन की राह से, इस अमन के फैसले से, इस अमन के इकदाम से जो भाग रहा है, पीठ मोड़ चुका है। और इस इकदाम को जो इंतहाई तारीखी इकदाम है जिसने यकीनन दुनिया भर में फैले हुए सिख बरादरी के जो है दिल जीत लिए हैं। 70 बरस बाद ये सिख बरादरी को मौका मिला था कि वो पाकिस्तान में आके अपने एक मुकद्दस तरीन मकाम की बिला रोक टोक, बिला तकलीफ जो है बड़ी आसानी से उनको ज़ियारत करने की या दर्शन करने की इजाज़त मिली थी। पाकिस्तान ने कॉरिडोर की तामीर का ऐलान किया और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस ऐलान को अमली जामा भी पहनाया है। लेकिन भारतीय मीडिया जो है हस्बे साबिक, हस्बे रिवायत एक बार फिर एक छोटी सी बात को, एक जो बिल्कुल एक मामूली सा इंसिडेंट है जिसको मेरा ख्याल है कि इंसिडेंट भी कहना मुनासिब नहीं होगा, उसको बुनियाद बनाकर बात का बतंगड़ बना रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई मिस्टर गोपाल चावला से, सरदार गोपाल चावला से, जो एक इत्तफाकिया मुलाकात पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से। सलमान, आप साथ रहिएगा। एहतशामुल हक साहब सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर शो के लिए, वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये जो भारतीय मीडिया इस वक्त लाइन लिए हुए है, आप समझते हैं भारतीय रियासत की लाइन को टो कर रहा है मीडिया, या फिर इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे? ये पुरानी आदत है भारतीय मीडिया की कि हर जो कदम होता है अमन की तरफ दोनों ममालिक का, उसको सैबोटाज करने की कोशिश करता है। देखिए, ये तो ख्वाब की बात है। मैं अकबर के हिंदुस्तानी मीडिया जो है ना वो इंडिपेंडेंटली होकर सोचे। इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया भी ये समझता है कि भारतीय मीडिया बहुत बाइस्ड है। और एट टाइम आपने देखा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो दो हुकूमतें, दो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, उनको कम करने के बजाय इंडियन मीडिया जो है ना उसको खराब करने पर तुला रहता है। और जब से एक मुद्दत होगी हम देख रहे हैं साउथ ब्लॉक जो है फॉरेन मिनिस्ट्री जहाँ पे हाउस करती है हिंदुस्तान की, वहाँ पे रोजाना जर्नलिस्टों की ब्रीफिंग होती है। वहाँ उनको लाइन दी जाती है कि जी आपने ये आज बात करनी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ लाइन लेनी है, चाइना के खिलाफ बात करनी है, अमेरिका के हक में ये बात करनी है। तो वो तो अब खत्म ही हो गया। वो तो लास्ट जो आगरा में मीटिंग हुई थी परवेज मुशर्रफ की और बाकी लोगों की वहाँ पे जाने के बाद, तो वहाँ तो एक्सपोज हो गया था इंडियन मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने सारे के सारे सवालात जिस तरीके से करवाए गए, लिए गए। तो अब तो ये मेरा ख्याल है सब लोगों को समझ आ रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में खराबी में इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और मीडिया की बुनियादी वजह है कि जिस तरीके से रूलिंग पार्टी बीजेपी उनको सपोर्ट करती है, जिस तरह उनसे फायदे उठाए जाते हैं उनके, और इश्तिहारात और बहुत सारे हवालों से उनके बारे में कहा जाता है कि इंडियन मीडिया भी किसी से पीछे नहीं है। तो वो एक लाइन है। दूसरी लाइन है कि जी इंतहा पसंदी की, वहाँ पे भी आप देख लें, चाहे पॉलिटिशियन कांग्रेस पार्टी वाले भी इंतहा पसंद होंगे लेकिन कभी शो नहीं करने देते। ये तो ओपनली बताते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी है अपना बीजेपी की, कि उन्होंने क्या करना है। किसी को वहाँ पे जनाब हिंदू के बगैर को बंदा रहना चाहेगा उसको रहने नहीं देना, चाहे वो
सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है तशाम साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि टो करता है वो अपने क्या कहते हैं रियासत की लाइंस और साउथ ब्लॉक की खास तौर पर लाइन टो करता है भारतीय मीडिया। लेकिन ये जो इस टाइप का ब्रांड बना हुआ है एक इंडियन मीडिया के अंदर जो जानबूझकर मिसलीड करता है, मिस इन्फॉर्म करता है, बल्कि डिसइन्फॉर्म करता है अपनी पब्लिक को। और सिर्फ सियासत में नहीं देखा हमने, ये हमने क्रिकेट में भी देखा है, हमने शोबिज़ में भी देखा है। अजीबोगरीब मज़ाक़ स्टोरियां ये निकाल के ले आते हैं। इसने भी बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। अगर चाहते तो थोड़ा सा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं ये। देखिए अकबर बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के बारे में कहते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा कोई चीज जो आपके फेवर में नहीं होती है, एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है। ये जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, तीसरी मर्तबा बड़े लेवल पे एक उनको बातचीत का एक जिसको कहना चाहिए दावत दी गई कि आए मिल के बैठ करें। अब ये देखें हिंदुस्तान अब भाग रहा है पीछे, न सिर्फ मुज़ाकरात से भाग रहा है बल्कि तल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के हवाले से भाग रहा है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, ठीक है, उनका वोट बैंक भी शायद इन्हीं लोगों से है। अब देख लें उनकी 6 रियासतों के आजकल इलेक्शन हो रहे हैं। सुषमा स्वराज भी इसी वजह से उन्होंने बहाना बनाया कि मैं नहीं आ सकती है। 2019 में उनके जनरल इलेक्शन होने हैं, वो पाकिस्तान की बैशिंग करके पाकिस्तान को सामने रख के वो इलेक्शन जीत रहे होते हैं। और इसी तरह हिंदुस्तान का मीडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा होता है। अब देखें जिस तरीके से हमने देखा 3 महीने हो गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर पर अमरीका, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया, ईरान, इन टर्की, सब ने पाकिस्तान के ने जो वो एक ऑफर किया बातचीत करके रीजन के हालात ठीक की जाए, दोनों मुल्कों के तल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके खिलाफ आपस में लड़ाई ना हो सके, इनको रोका जाए। उस लिहाज से मुझे तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगता है कि हिंदुस्तान आए दिन एक्सपोज हो रहा है अकबर। जिस तरह की उनकी पॉलिसीज आप देख लें, उनकी पार्टी के अंदर जिस तरीके से आप देख लें, उनके इस वक्त कांग्रेस के लीडर उनके पीछे पड़े हुए हैं, आए दिन उनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, राजीव गांधी के साहबजादे और इसी तरह बाकी लोग भी हैं। तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। हिंदुस्तान ओवरऑल तशाम साहब आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? इमरान खान साहब ने भी आज बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया और फिर दोबारा कहा कि 1 कदम इंडिया बढ़ाए हम 2 बढ़ाएंगे। रेसिप्रोकेट करेगा इंडिया? आपको नियर फ्यूचर में करता नजर आ रहा है या फिर इलेक्शंस की वजह से या और किसी रीजन पे बिल्कुल कोई आपको यहाँ से उस तरह का रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान चाहता है वो नहीं मिलेगा? रेसिप्रोकेट तो मुझे करता नजर नहीं आ रहा अकबर, लेकिन बैकफुट पे जरूर जाएगा। बैकफुट पे जाएगा तो उनका अपना मीडिया, उनमें चंद एक लोग हैं जो थिंक टैंक है, वो जो बात कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह आपने काम शुरू किया हुआ है, दहशतगर्दी को आवाज दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में अगर वो आ गए वहां पे लोग तो फिर अगली बारी हिंदुस्तान की है, वो वार्न भी कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भी आप ख्वाब रखते हैं दुनिया की 5वीं ताकत बनना और आप चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना, तो उसका चार्टर है यूएन का कि अपने हमसायों से ताल्लुकात ठीक करें। वो भी ये कह रहे हैं और वहाँ पे सेनेट वॉइसेस आना शुरू होगी कि भाई कब तक आप ये काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो रेड लाइन मुझे नजर आ रही है 2019 के इलेक्शन के बाद शायद मेरा ख्याल है कोई बेटर सेंस वहाँ प्रिवेल करेगी। अदरवाइज एज वी स्पीक वो तो यही चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को सामने रख के इलेक्शन भी जीता जाए। मीडिया जो है ना वो उसके अपने मफादात हैं बड़े प्रोफाउंड किस्म के, वो अपने फायदे उठा रहे हैं। तो एंड आज के वाक़े को जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है, वो तो सब कह रहे हैं कि जी ये दोनों मुल्कों के दरमियान विन विन सिचुएशन हो सकती है। ये 14 करोड़ के जो इस वक्त 12 करोड़ के जो सिख हैं उनके लिए इतनी बड़ी एक ऑफर दी गई है। और उसके बाद ये एक रास्ता खुल गया है बातचीत का और आगे जाने के लिए। हिंदुस्तान अगर इसको डिनाई करेगा तो शाम साहब एक लास्ट इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। एक तरफ तो हम इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पाकिस्तानी मीडिया पर भी कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर भी एक अजीबोगरीब की एक छोटा सा तबका है मीडिया के अंदर, उसने भी एक बहस स्टार्ट कर दी है कि ये पहले भी कोशिशें की गई थी और सिर्फ इमरान खान साहब को ये चांस क्यों मिला है कि उन्होंने करतारपुर का बॉर्डर खोल दिया। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि भी पहले ताल्लुकात, अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कितनी अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, उन्होंने तो रियासत की कॉस्ट के ऊपर कोशिशें की हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को इस हद तक सपोर्ट किया कि लोगों ने उनके बारे में एक राय रख ली। जब उन्होंने कहा कि जी ये बम्बई या धमाके जो जिन्होंने किए हैं पाकिस्तान उनके लोगों को हवाले क्यों नहीं इनको करता, इस हद तक हिंदुस्तान के हक में चले गए थे। फिर उनके बारे में खबरें आई कि जी हिंदुस्तान के उनका कारोबार भी है, उनके और वेस्टर्न इंटरेस्ट भी हैं, उससे उनको बड़ा नुकसान हुआ। अब देखें ना बदलते औलाद में कि एक बंदा जो कहता है कि जी मेरे जाती मफाद नहीं है, मेरा सियासी मफाद कोई नहीं है, मेरा कोई पास का बैगेज नहीं है, मैं कोई इलेक्शन को या सियासत को पैसे के लिए नहीं लेके आऊंगा, तो जाहिर सी बात है ये 70 सालों में पहली मर्तबा हो रहा है। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और एक मीडिया, एक खास मीडिया है जिसका तो एजेंडा है अपना, वो एजेंडा हिंदुस्तान को सपोर्ट करने का है, बड़ा मीडिया है और तो वो ये काम कर रहे हैं, उनके अपने मफादात हैं। आप हमने देखा कि मीडिया की एक बहुत बड़ी पाकिस्तान इंडिया आगे बढ़ रहे हैं, अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो कम से कम मीडिया को एक पेज पर होना चाहिए दोनों मुल्कों का, और कुछ नहीं तो अपने मुल्क का तो फायदा सोच लें। फिर आप में और भारतीय मीडिया में फर्क क्या अगर आपने इस तरह के मामला उठा के बैठ जाने इस मौके पर भी? देखें असल तकलीफ जिस बात से हमारे सिलेक्टेड मीडिया को हुई है ना अकबर, वो इस बात से हुई है कि जब इमरान ने कहा
अपनी तकरीर में कि जी आज पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, PTI एंड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टीज, सारे नेशनल इंस्टीट्यूशन एक पेज पे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। उन्हें ये तकलीफ हो रही है इस मीडिया को भी एक हवा बना के तो अपने मफादात जो है अचीव करते हैं। एक बहुत बड़ी हमारी अखबार नवीसों की तंजीम है जो नॉर्वे से भी पैसे खाती रही है, हिंदुस्तान से भी पैसे खाती रही है, उनके अंदर अपने लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। उनके मफादात बड़े प्रोफाउंड किस्म के हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाए और फौज के किस तरह किया जाए, फौज की काज पे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल ये खत्म कर दिया जाए और फिर वो ये सब कुछ काम कर सके। तो मेरा ख्याल है ये उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये फौज आपकी है, मेरी है, पूरे पाकिस्तान की है। ठीक है, माजी में उनसे भी गलतियां हुई हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि सबने गलतियां की हैं, आपकी हुकूमत ने भी की है, हमने भी की है, आपके लीडरों ने भी की है। आए बैठ के गलतियों को अंडू करते हैं। अब देखें अगर अंडू नहीं करते तो मेरा ख्याल है तारीख जब लिखी जाएगी तो अकबर ज़ाहिर जिम्मेदार तो फिर बिल्कुल ठीक बात। अच्छा एहतशाम साहब, लास्ट चीज ये फरमा दीजिएगा कि आज इमरान खान साहब ने भी बात की और बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट एक पेज पर हैं और फैसले बिल्कुल एक ही डायरेक्शन के अंदर किए जा रहे हैं। इंडिया जो हमेशा इस बात का बहाना बनाता रहा है, नजर उनको भी आता रहा है, तो क्या इससे पहले भी सिर्फ इस बात को बहाना बना के इंडिया साइड पर कर रहा था? क्योंकि अगर अब उनको नजर आ रहा है तो उनको मान लेना चाहिए इस दफा। देखिए अब बात यह है कि अब इतने ओपन अंदाज से तो मेरा ख्याल है बड़ी कम बात हुई होगी कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यार ठीक है आपने भी गलतियां की हैं, हमने भी गलतियां की हैं, आपने भी कुछ हवालों से फैसले गलत किए हैं, हमसे भी हैं, लेकिन चलें अब बदलते औलाद में ये काम करते हैं। और हमारी फौज जो है खास तौर पे ये कह रही, हिंदुस्तानी फौज के सरबराह देखें ना, उनका भी एक बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट, वेस्टर्न इंटरेस्ट पैदा हो गया। वो भी रोज लड़ाई की बात कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया देख रही है। देखें ना ऑन द फेस ऑफ इट तो अकबर इंटरनेशनल कम्युनिटीज को देखती है बड़े पॉजिटिव लहजे में कि भी एक मुल्क है, उसकी क़यादत चाहे सिविलियन है चाहे मिलिट्री है, उनका मीडिया है, उनकी बड़ा मीडिया है, उनकी अदलिया, वो सारे कहते हैं कि रीजन के ताल्लुकात बेहतर किया जाए, यहाँ से गुर्बत का खात्मा किया जाए, सारी दुनिया के मामला ठीक हो गए। यूरोपियन यूनियन 2 जंगें लड़ने के बाद आज इकट्ठी होकर अपने मफाद में काम कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे? तो ये देखें ना, ये मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आज का वाकया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जितना हिंदुस्तान प्रेशर में, दबाव में अब आया और जिस तरीके से हिंदुस्तान की हुकूमत अपने मीडिया को यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करती थी, मेरे ख्याल आने वाले दिनों में उंगलियां उठेंगी, उनके अपने लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे कि ये तरीका कार ठीक नहीं है, ताल्लुकात को बेहतर करने। कम से कम अगर रेसिप्रोकेट नहीं करेगा भारत तो प्रेशर में जरूर आएगा और कुछ हालात जरूर बेहतर होने की उम्मीद है। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब आपके वक्त का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज, नाज़रीन आप जानते हैं, करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखा है। इस तकरीब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, भारतीय वफ़द था पूरा, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार थे, आलमी मुबस्सिरीन भी इस तकरीब में शरीक थे। उसके अलावा सिख बरादरी की एक बड़ी तादाद थी जिसने इस तकरीब में शिरकत की, पूरी दुनिया से आए हुए सिख थे। और भारतीय नुमाइंदगी वज़ीर खुराक पंजाब की वहाँ पर हरसिमरत कौर और वज़ीर तामीरात हरदीप सिंह ने की, जबकि साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो इस तकरीब में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और उनके अलावा जो हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस तकरीब में शरीक थे। और तकरीब से जब खिताब किया आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो उन्होंने ये बात एक मरतबा फिर कही कि हमने अच्छे हमसायों की तरह रहना है। जब फ्रांस और जर्मनी इत्तेहाद बनाकर आगे बढ़ सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं बढ़ सकते? मसला कश्मीर हल करने के लिए मजबूत इरादा चाहिए, ये कहना था इमरान खान साहब का। वो क्या रहे थे आज तकरीब से खिताब करते हुए, जरा आप खुद दोबारा सुन लीजिए। जो सिद्धू ने जो आज बातें की, मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट की कमेंट्री तो मुझे याद है, इनकी क्रिकेट भी याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सूफी कलाम में इतना ज़्यादा इनकी इतनी माहिरत है। तो आज मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं अब सबके सामने, क्योंकि आज हमारे हमसाए यहाँ आए हुए हैं, मैं आपके सामने पहले अपना क्रिकेट का तजर्बा रखता हूँ। 21 साल मैंने अपनी ज़िंदगी क्रिकेट खेली और फिर 22 साल मैंने सियासत की। तो मैं उन दोनों का मुख्तसर आपको बताता हूँ और नवजोत सिद्धू इसको समझेगा कि मैं अपने क्रिकेट के दौर में 2 तरह के खिलाड़ियों को मिला। एक वो खिलाड़ी था जो कि जब मैदान में कदम रखता था तो उसके ज़हन पे हारने का खौफ होता था। वो सारा सोचता था कि मैं किसी तरह हारूं ना, डरता था हारने से। वो ना कोई चांस लेता था ना कोई रिस्क लेता था, सिर्फ कोशिश करता था कि मैं मैच, किसी तरह मैच हो और मैं हारूं ना।
एक दूसरा खिलाड़ी होता था। वो जब कदम रखता था क्रिकेट की ग्राउंड पे तो वो जीतने का सोचता था, वो हारने के खौफ के ऊपर काबू कर बैठा था। वो ये सोचता था कि मैं जीतूंगा तो क्या होगा, बनिस्बत उस खिलाड़ी के जो डरता था हार गया तो क्या होगा। वो चांसेस लेता था, रिस्क लेता था, बड़े फैसले करता था और हमेशा दूसरे माइंडसेट का खिलाड़ी वो कामयाब होता था, चैंपियन वो बनता था। जो हारने से डरता था, जितना भी अल्लाह उसको टैलेंट देता था, कभी वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आज भी एहतसाब अदालत में पेश हुए। आज अदालती कार्रवाई क्या थी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। पब्लिक न्यूज रूम देखते रहिए। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। अब आपको बताते हैं कि एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो आखिरी 2 रेफरेंसेस चल रहे हैं, यानी अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस, उनकी समाअत में तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान पर बिलाखिर आज जरा मुकम्मल कर ली ख्वाजा हारिस साहब ने। अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में भी सवालनामा फराहम करते हुए यह हुक्म दिया है कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर नैब कल पहले दलाइल देंगे और समाअत में नवाज शरीफ के वकील जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, उन्होंने तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान पर आज जरा जो मुकम्मल की है। दौरान जरा तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में जो खिताब किया था उसमें हसन नवाज की कंपनीज का जिक्र नहीं किया था, बल्कि मजमूई तौर पर बैरून मुल्क बेटों के कारोबार का हवाला दिया था। और नैब का एतराज था कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में पहले वकील सफाई हतमी दलाइल देंगे और नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में पेश की सवालनामा ना दिया जाए। तो अदालत ने नैब के दोनों एतराज मुस्तरद किए हैं और अदालत ने अल अज़ीज़िया स्टील रेफरेंस में हतमी दलाइल कल तलब कर लिए हैं। आज समाअत क्या हुई, जरा क्या की गई मोहम्मद कामरान पर जो तफ्तीशी अफसर है नैब के ख्वाजा हारिस की तरफ से, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फैसल साई ने, जिन्होंने ये तमाम समाअत कवर की है। फैसल बताइएगा, आज जरा मुकम्मल हो गई बिलाखिर? जी बिल्कुल, ये आज जीरा मुकम्मल कर ली गई। 7 रोज ये जीरा जारी रही जो नैब के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान। इसके अलावा आज एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस जो ये हतमी मरहले में अब दाखिल हो गया। अदालत ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नैब से कल हतमी दलाइल और फ्लैगशिप रेफरेंस में जो शवाहिद मुकम्मल होने से मुतल्लिक जो बयान है वो भी कल तलब कर लिया है। अदालत ने जो फ्लैगशिप रेफरेंस में पेश की सवालनामा भी आज नवाज शरीफ के हवाले कर दिया और इस दफा सवाल बहुत कम रखे गए हैं, 62 सवालों पर मुश्तमिल ये सवालनामा है। और इसके आज जब समाअत शुरू तो पूरी समाअत के दौरान जो नवाज शरीफ वो कमरा अदालत में मौजूद रहे, क्योंकि ज्यादातर नवाज शरीफ जो है वो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे रहते थे, उसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी जाती थी। लेकिन आज मुसलसल वो अदालत के रूबरू वो पेश रहे और कमरा अदालत में वो मौजूद रहे और केस की समाअत जो है वो जज अरशद मलिक ने की। उसके अलावा अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हतमी दलाइल पहले कौन देगा, इसका यह मामला भी आज हल कर लिया। और पहले अब जो नैब प्रोसिक्यूशन टीम है वो कल से अपने हतमी दलाइल का आगाज करेगी। और नवाज शरीफ के जो नैब की जानिब से ये एतराज भी उठाया गया था कि पहले जो है वकील सफाई जो है वो हतमी दलाइल दे, लेकिन उनका एतराज ये मुस्तरद कर दिया गया। पेश की सवालनामा देने पर भी नैब की जानिब से एतराज उठाया गया, वो भी मुस्तरद कर दिया गया। तो आज तफ्तीशी अफसर ने जो दौरान जीरा एक तो ये बताया कि कौमी असेंबली में खिताब में हसन नवाज की जो कंपनियों का जिक्र जो है वो नहीं किया गया था और उन्होंने कहा कि बल्कि मजमूई तौर पर जो बैरून मुल्क बेटों का कारोबार है नवाज शरीफ ने उनका हवाला दिया था। तो ये सारी आज जीरा होती रही, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें भी आज रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि नैब ने यह कहा था कि पहले दलाइल दे प्रोसिक्यूशन और हम बाद में, पहले डिफेंस दलाइल दे और हम बाद में देंगे। उमूमी तौर पर तो ये होता है इस तरह के केसेस में, फौजदारी केसेस में, कि पहले दलाइल डिफेंस देता है, लेकिन यहाँ पर अब जो आज कोर्ट ने फैसला जो महफूज किया था वो सुनाया, तो उन्होंने कहा कि पहले प्रोसिक्यूशन दलाइल देगी कल, उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब दलाइल देंगे। देखें, हमारा कानून बहुत वाज़ेह है इस पे। इसका सेक्शन है 265 जो है ना ज़ाब्ता फौजदारी का, वो ये कहते हैं कि जब प्रोसिक्यूटर केस को क्लोज करेगा उसके बाद 342 के बयान होंगे जो मुल्ज़मान ने दे दिए हैं। अगर वो डिफेंस देना चाहें, उनको ऑफर होती है, एक सवाल होता है आखिर में, आप क्या अपनी सफाई में कोई डिफेंस देना चाहते हैं या जो मुल्ज़मान ने आपके खिलाफ जो कहा है उस बारे में कुछ शहादत देना चाहते हैं। तो अगर मुल्ज़म कहे कि जी हाँ मैंने देने हैं, तो इस सूरत में फिर मुल्ज़म की तरफ से जो डिफेंस एविडेंस आएगी उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है डिफेंस बहस शुरू करता, फिर मुल्ज़म का वकील शुरू करेगा। अगर तो उसने डिफेंस नहीं दिया मुल्ज़म ने, तो कानून के मुताबिक फिर प्रोसिक्यूटर को पर लाजिम है कि वो बहस करेगा।
तो ये फिर फैसला जो आया इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, क्या कहा गया कि कौन पहले करे? डिफेंस पहले प्रोसिक्यूशन करेगी। जी, प्रोसिक्यूशन, ये बिल्कुल सही है, कानून के मुताबिक फैसला है जज साहब का। ये फरमाइएगा कि हसन नवाज के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब को सवालनामा पहले दिया गया था उसमें उन्होंने ये कहा कि जो तकरीर मैंने की थी वो हसन नवाज से मैंने कंसल्ट किया था उसका मतन और वो सब कुछ, उसके अलावा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए फिर हसन नवाज से पूछकर मैंने यहाँ पे जमा कराए। लेकिन जो आज तफ्तीशी अफसर ने कहा है ये आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है कि उस तकरीर में आपने जिक्र नहीं किया था कि हसन नवाज से आपने कंसल्ट किया था या आपने पहले ये नहीं बताया कि हसन नवाज आपकी कंपनी चलाते रहे। देखें, ये तो कानून कुदरत है कि एक झूठ बोलोगे तो उसको छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ेंगे। अब मियां साहब जो बात कह रहे हैं ये बातें सारी पहले हो चुकी हैं, ये ड्यूरिंग पनामा लीग सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी हैं, उन्होंने जो असेंबली में तकरीर की उसमें भी हो चुका है, हसन हुसैन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, इवन मरियम साहबा भी कर चुकी हैं, तो लिहाजा वो भी इस सारे केस का हिस्सा है। अब उनका स्टांस चेंज करना, हर केस में बदलते जाना, इसका मतलब यह है कि मुल्ज़म अपने दिफा में कुछ नहीं कह रहा लेकिन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए तमाम इकदाम कर रहा है। और जो सवालनामे में आपने कहा कि एक सवाल होता है जो कि था वाकई पिछले जो इसका अल-अज़ीज़िया का जो इन्होंने दिया सवालनामा दिया था उसमें वाकई आखिरी सवाल था कि आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि कुछ दस्तावेजात में जमा करा रहा हूँ लेकिन ये डिफेंस नहीं है। तो अब ये क्या अपने तई इसको इकरार है इस बात का कि हमारे पास वाकई कोई डिफेंस नहीं है, इस केस के अंदर जो इल्जामात हैं हम उसे क्या डिफेंड करें? जी बिल्कुल, जो अगर उन्होंने जो कागजात जमा करवाए हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो कागज किसका लिखा हुआ है, कहाँ से आया है, किसने जारी किया है, किसकी तहरीर है। जब तक वो बंदा पेश नहीं होगा तब तक उन कागजात की कोई अहमियत नहीं है कानून में। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाजी साहब ये भी कह दिया ना, उसमें कुछ प्रेसिडेंट्स उन्होंने कोट किए हैं, उन कागजात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहकामात हैं वो लगा दिए हैं, साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये जरूर कह दिया, उन्होंने कहा ये डिफेंस नहीं है, दिया मैंने इसी सवाल के जवाब में ये डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये सिर्फ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, बस आप ये रख लीजिए। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, उन्होंने डिफेंस नहीं लिया, बट ठीक है, इस तरह जो कागजात उन्होंने दिए हैं वो स्टेज नहीं है उनके ये कागजात देने की। ये सिर्फ प्रोसिक्यूटर जो है उसको 510 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अख्तियार है, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना चाहे तो करवा सकता है, डिफेंस को ये अख्तियार नहीं है। अब इस पे बहस के दौरान ये बात सामने आएगी और अदालत इस पे ऑब्जर्व करेगी कि उन डॉक्यूमेंट की अहमियत क्या है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज एहतसाब अदालत में साहब पेश हुए और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने बिलाखिर जरा मुकम्मल कर ली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद कामरान पर, और मोहम्मद कामरान ने आज फिर ये बात की कि नवाज शरीफ साहब ने जो कौम से खिताब किया था और उसके अलावा जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट्स दी उसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया गया था कि हसन नवाज ने उनसे पहले कंसल्ट किया गया था ये तकरीर करने के लिए, और हसन नवाज जो हैं वो इन कंपनीज को रन करते हैं। ये तमाम बातें बाद में सामने आ रही हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स का जो केस है उस पर आपको अपडेट देंगे आज की। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद पब्लिक न्यूज रूम एक मरतबा फिर खुशामदीद। शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स में सरमायाकारी से मुताल्लिक ये कहा कि उनकी कोई सरमायाकारी नहीं इन शुगर मिल्स में, ना ही वो इनमें किसी के शेयर होल्डर्स हैं। इन तमाम बातों से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि ना वो किसी ओहदे पर हैं, ना ही रमजान शुगर मिल से उन्होंने कोई फायदा उठाया। तो नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी कारोबार की मिल्कियत अब बच्चों पर डाल दी है। शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम यह है कि वहां पर एक नाले पर पुल बनवाया गया, 22 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए। ये एक जाती मिल्कियत है शरीफ फैमिली की बेसिकली, जिसके लिए वहां पर सिर्फ इतने पैसे खर्च कर दिए गए और वजीर आला हाउस से इसके ऑर्डर जारी हुए। इस तमाम हवाले से नैब को जो सरकारी अफसरान हैं उन्होंने भी बयानात रिकॉर्ड कराए और शहबाज शरीफ साहब से जब नैब के अफसरान ने यह सवाल पूछा और उसके अलावा एहतसाब अदालत में उनसे यह पूछा गया तो छोटे मियां साहब ये कहने लगे कि मेरा इन शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, गो के इस बात से वो इनकार नहीं करते कि ये उनके बच्चे रन करते हैं। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज इन बिजनेसेस को रन करते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने कहा कि इसमें ना मेरी कोई सरमायाकारी है ना फिर मेरे को इसमें शेयर्स हैं। शाकिर महमूद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे मजीद जानते हैं। शाकिर बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने मजीद रमजान शुगर मिल्स केस के हवाले से क्या कुछ कहा?
पर शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। उन्होंने जैसा कि नवाज शरीफ ने भी कहा कि उनके जो बच्चों के कारोबार हैं, उनके बच्चे कारोबार कर रहे थे, उन्होंने कारोबार नहीं किए। इसी तरह अब शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि उनका कहना है कि जो भी बिजनेसेस हैं वो इनके बच्चों के हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रमज़ान शुगर मिल में 20 से ज़ायद सवालात जो हैं वो किए गए शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से पूछा गया कि रमज़ान शुगर मिल का जो नाला बनाया गया था, भवाना नाला, जो कि जामियाबाद से भट्टो कॉलोनी तक है और इसका जो फासला है वो 25 किलोमीटर है, इसके हवाले से जब सवालात किए गए तो उनका ये कहना था कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये नाला रमज़ान शुगर मिल को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। उनका ये कहना था कि ये नाला सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर जो लोग थे उनको इससे फ़ायदा हासिल हो। इसी तरह जब शहबाज शरीफ से रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा ना तो वो रमज़ान शुगर मिल के मालिक हैं, ना शेयर होल्डर हैं, ना ही कोई ओहदेदार हैं और ना ही कभी उन्होंने रमज़ान शुगर मिल में कोई इन्वेस्टमेंट की है। इसके हवाले से उनका ये कहना था कि ये जो कारोबार है, बिज़नेस है, उनके बेटे देख रहे हैं, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, ये दोनों कारोबार उनकी जानिब से देखे जा रहे हैं और इसके हवाले से उन्होंने मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि उन्होंने जो भी अहकामात दिए उसमें उनका ये बिल्कुल ये मंशा शामिल नहीं थी कि इससे रमज़ान शुगर मिल को कोई फ़ायदा पहुंच सके। इसके साथ साथ रमज़ान शुगर मिल के हवाले से जो तफसीलात नैब में जमा करवाई गई हैं उसमें बताया गया है कि रमज़ान शुगर मिल को नवाजने के लिए जो है 25 किलोमीटर तवील नाला बनाया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 21 करोड़ 25 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ। रमज़ान शुगर मिल के हवाले से हमारे ज़राए ने एक और दावा भी किया है कि सलमान शहबाज की जानिब से एक दरख्वास्त नैब को दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें इस केस से अलग किया जाए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है क्योंकि वो रमज़ान शुगर मिल के 19% के मालिक हैं तो वो इस इंक्वायरी में बतौर पार्टनर शामिल नहीं हो सकते। उनका ये कहना है कि 50% से ज़ायद जो हिस्सेदार होता है उससे इंक्वायरी हो सकती है और ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो 19% शेयर्स के मालिक हैं और इन्हीं बुनियादों पर सलमान शहबाज का नाम जो है वो ECL में डाला गया था और हमजा शहबाज का नाम भी ECL में डाला गया है। आज जब कमरा अदालत में हमजा शहबाज मौजूद थे तो हमने उनसे रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से भी सवालात किए और उनसे ये भी पूछा कि जो मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई थी उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो जिस पर हमजा शहबाज का ये कहना था कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है, जब मुनासिब वक्त होगा तो हम तमाम तर तफसीलात मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने रखेंगे। अभी उनका ये कहना है कि उनके वालिद चूँकि नैब की हिरासत में हैं और वो मुख्तलिफ़ तफ्तीशें और इंक्वायरीज चल रही हैं जिस पर उन्हें नैब की जानिब से बुलाया जाता है और उनका ये कहना है कि अभी हम कोई भी ऐसा बयान नहीं दे सकते, वो कबल वक्त होगा। इसके साथ साथ आज जब शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पर भी शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम वो सवालात या जो इल्ज़ामात जो लगाए गए थे उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। आज शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि आज आशियाना इकबाल के हवाले से उनका ये कहना था कि अभी तक आशियाना के हवाले से जो मामला था वो जानते हैं आपसे। शाकिर हमारे साथ मौजूद रहेगा, साहबजादा मुजफ्फर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ अब नवाज शरीफ साहब की रविश पर चल पड़े हैं, अपने दिए गए अहकाम से उन्होंने लाताल्लुकी का बयान दिया है, जबकि दूसरी जानब साबिक साथियों और ब्यूरोक्रेट्स ने शहबाज शरीफ से गैर कानूनी अहकाम मौसूल होने और उन पर अमल दरामद के बयान दे दिए हैं। तो दो मुतजाद स्टेटमेंट सामने आ गई हैं। रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाने की हिदायत कहां से किसने भेजवाई? शहबाज शरीफ साहब के दौर के जो सरकारी अफसरान हैं उन्होंने नैब को सब कुछ बताया है। हमारे पास जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक, नैब रिपोर्ट के मुताबिक, एडिशनल सेक्रेटरी वजीर आला हाउस थे उस वक्त अली आमिर साहब, उन्होंने फंड्स के हुसूल से मुतालिक अफसरान को हिदायत जारी करने का एतराफ किया है। सेक्रेटरी इंप्लीमेंटेशन थे उस वक्त इमदादुल्लाह बोसाल, उन्होंने हिदायतनामा मौसूल होने का बयान दिया है और उनके मुताबिक अली आमिर की जानिब से कि वजीर आला पंजाब ने ड्रेन मंसूबे के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म दिया और नैब ने आमिर अली को तलब किया तो उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने रमज़ान शुगर मिल्स ड्रेन मंसूबे के लिए मुख्तलिफ ज़राए से फंड्स का बंदोबस्त किया। तो दूसरी जानिब रमज़ान शुगर मिल से मुतालिक शहबाज शरीफ ने बताया कि वो उसके मुआशी मामलात या किसी भी किस्म के मामलात से लाइल्म है, उनके इल्म में नहीं कि रमज़ान शुगर मिल्स को सरकारी खजाने से कोई फ़ायदा पहुंचा है या नहीं।
अब ये बयान किस कदर फायदा पहुंचा सकता है या बचा सकता है शहबाज शरीफ साहब को, ये जानते हैं साहबजादा मुजफ्फर अली साहब से। सर फरमाइएगा, शहबाज शरीफ साहब से पूछा यह गया कि आपने आपकी फैमिली की एक प्रॉपर्टी है उसे आपने फायदा पहुंचाया, एक 25 किलोमीटर तवील आपने वहां पर नाला बनवाया और गैर कानूनी अहकाम दिया आपने अफसरान को, उनसे काम करवाया। वो जवाब में वो ये कह रहे हैं कि इस शुगर मिल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना इसमें मेरे कोई शेयर्स हैं, ना इससे मुझे कोई प्रॉफिट मिलता है। ये आर्ग्यूमेंट किस कदर स्ट्रांग है, कोई फायदा दे पाएगा शहबाज शरीफ साहब को? जी शुक्रिया। असल में देखें, ये जो सुनने में बात आती है कि जी कि मेरा ताल्लुक नहीं है, इनके शेयर्स हैं और शेयर्स की जरूरी नहीं है कि शेयर्स आपके 50% से ऊपर हो, तो अगर मेजॉरिटी शेयर्स हैं तो आपका रोल बनता है आपके शेयर्स की जितनी भी होती है नंबरिंग, उसके अकॉर्डिंगली आपका उतना ही उसका इंटरेस्ट होता है। ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, ये कोई सिविल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसके अंदर उन्होंने देखना ये है कि क्या ये फंड जरूरी थे, क्योंकि ये पब्लिक फंड्स होते हैं। और अब जो एविडेंस सामने आ रही है कि जो उस वक्त के इनके ब्यूरोक्रेसी थी वो अब सब खड़ी हो चुकी है और वो अपना एक एक करके बयान बता रही है कि उन पर कितना प्रेशर था और किस तरह वो काम करते रहे। तो ये एविडेंस सफिशिएंट हो जाती है फॉर इन्वेस्टिगेशन और जो एस्टैब्लिश करने के लिए कि जी कि ये इन्होंने अपनी ही जगह को। ये जो आप बता रहे हैं साहबजादा साहब, आज सलमान शहबाज साहब ने अपने वकील के थ्रू ये भी दरखास्त की, उन्होंने कहा कि मुझे इस केस से अलग कर दिया जाए क्योंकि मैं सिर्फ 19% शेयर्स का होल्डर हूं इस रमजान शुगर मिल्स में। तो ये दरखास्त भी आप समझ रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है और उन पर बार आता है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें 19% के अगर वो शेयर होल्डर हैं तो उनका इंटरेस्ट तो आ गया ना। तो क्रिमिनल लायबिलिटी में जितने डायरेक्टर्स होते हैं जो उनके जो शेयर होल्डिंग्स के मुताबिक वो जॉइंटली और लायबल होते हैं उस क्राइम के लिए। बेशक वो जिस तरह वो ये मामला सामने आ रहे हैं कि जो उनका शेयर होगा उस नुकसान में वो फिर उस 19% के मुताबिक होगा, लेकिन उनकी जो क्रिमिनलिटी, उनका जो एलिगेशन है वो उनके ऊपर उसी तरह होगा जो बाकी डायरेक्टर साहिबान के ऊपर है। ये जरूरी नहीं कि शेयर कम है तो उनका रोल खत्म हो जाए, लेकिन स्टिल आई थिंक इट हैज टू बी शोन बिफोर द कोर्ट के वाकई ये क्यों अलग होना चाह रहे हैं, कोई और रीजन है या कोई और मामलात है या इनका डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है उस अफेयर्स के ऊपर, अपनी कंपनी रमजान शुगर मिल के ऊपर, फिर तो देखा जा सकता है। लेकिन ये सारी बात चूंकि कोर्ट देखेगी जब उन्होंने एप्लीकेशन दी है, कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। साहबजादा साहब, अब सलमान शहबाज साहब कह रहे हैं कि मेरे तो शेयर्स ही इतने नहीं, मेजॉरिटी शेयर्स मुझे अलग कर दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरा लेना देना ही कोई नहीं है इसके साथ, ना मुझे कोई प्रॉफिट मिलता, ना मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे भी अलग कर दिया जाए सारे मामले के साथ। अब पीछे जो ब्यूरोक्रेट्स बयान दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जराए से हमने फंड्स इकट्ठे किए शहबाज शरीफ साहब के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर कि जनाब यहां पर एक नाला बनाना है 25 किलोमीटर तवील, उसके लिए अराजी एक्वायर की गई, उसके लिए फिर फंड्स रिलीज किए गए और डिफरेंट अकाउंट्स में से फंड निकाल के वहां पर डाले गए। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स के बयान उनके खिलाफ आ रहे हैं, ये कितना इस केस को उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग कर देंगे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये देखें ना, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है सेक्शन 9 में वो यही तो कहती है ना कि जी कि आप बेनिफिट अपने लिए लें या किसी और के लिए। अगर आपने अपनी एंटिटी के लिए बेनिफिट लिया, पब्लिक फंड में से इस्तेमाल किया, तो यही तो सेक्शन 9 कहता है। सेक्शन 9(6) क्लियर वर्ड्स में कहता है। फिर एक ये भी कहा जाता है कि अगर कोई आप पिक्यूनरी एडवांटेज लेते हैं, किसी भी माली हैसियत से आप कोई एडवांटेज लेते हैं, सेक्शन 9(4) में वो आता है और वो इलीगल है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसकी। तो मेरा ख्याल है कि ये एलिगेशन तो इसी वजह से तो मिसयूज अथॉरिटी के लगते हैं एलिगेशन, और फिर बाद में कहते हैं नहीं हमारे ये इसमें नहीं मामला, ये उसमें कवर करते हैं नैब ऑर्डिनेंस में, और इसलिए तो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और ये एलिगेशन आप जब इन्वेस्टिगेशन में चीज जाती है तो सारी चीज निकलती है। आज जो बयान देने जा रहे हैं तो ये उसको कोरैबोरेट कर रहे हैं उस चीज को। तो जो एलिगेशंस हैं शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, आप जो बता रहे हैं जो एलिगेशंस हैं शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, उनको कोरॉबोरेट भी कर रहे हैं तमाम तर बयानात जो शरीक मुल्ज़िमान के सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहबजादा मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तनसर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे मामले को ये कवर किया। मुस्तनसर, आपसे ये जानेंगे कि तमाम तर बयानात कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स ने रिकॉर्ड करवाए रमजान शुगर मिल्स के हवाले से, और इनके बयानात के बाद शहबाज शरीफ साहब पर केस कितना मजबूत हो गया है। ये नाज़रीन पूरी डिटेल में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आएंगे, हेडलाइंस और इस स्टोरी पर भी बात होगी। स्टे विद अस।